दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग कैसे फैसले लेता है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज पर जल्दी जल्दी फैसला ले लिया, लेकिन बाद में लगा कि थोड़ा सोच समझकर करना चाहिए था? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सोचना पड़ा, फिर भी सही फैसला लेना मुश्किल हो गया? सोचिए, सुबह जब आप चाय या कॉफी का चुनाव करते हैं तो एक सेकंड में फैसला हो जाता है, लेकिन जब आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो, जैसे नौकरी बदलना, शादी का फैसला करना या किसी बड़ी चीज में निवेश करना, तब सोचने में हफ्तों लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा दिमाग अलग अलग तरह से सोचता है? क्या हमारी सोचने की प्रक्रिया कभी तेज और कभी धीमी होती है? क्या हम अपने फैसलों को और बेहतर बना सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है, जिसे मशहूर नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल काहनेमन ने लिखा है। यह किताब बताती है कि हमारा दिमाग दो तरह से सोचता है, एक तेज और सहज और दूसरा धीमा लेकिन तार्किक। मध्य भाग, समाधान और कहानी। अब जरा एक कहानी सुनिए। एक लड़का था, वो बहुत होशियार था, लेकिन हमेशा अपने फैसलों को लेकर परेशान रहता था। एक दिन उसने एक नया बिजनेस आइडिया सोचा और तुरंत उसे शुरू करने का मन बना लिया। वो जोश में था, उसने बिना ज्यादा सोचे समझे पैसा लगा दिया। पर कुछ ही महीनों में उसे एहसास हुआ कि वो कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना भूल गया था। उसका बिजनेस घाटे में चला गया। दूसरी तरफ उसका दोस्त अमित था। उसने भी बिजनेस करने की सोची, लेकिन उसने पहले बाजार को समझा, रिसर्च की, लोगों से सलाह ली, फिर प्लानिंग की। अमित का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा और आखिरकार वो सफल हो गया। अब सवाल यह है कि राहुल और अमित में क्या फर्क था? राहुल ने अपना फैसला जल्दी ले लिया, जबकि अमित ने सोच समझकर फैसला लिया। यही फर्क समझाने के लिए यह किताब हमारे दिमाग की दो अलग अलग सोचने की प्रक्रियाओं को बताती है। सिस्टम एक, फास्ट थिंकिंग, यह तेज, स्वाभाविक और भावनात्मक होती है। जब हम बिना सोचे किसी चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं तो यह सिस्टम एक होता है। जैसे कोई गेंद अचानक हमारी ओर आए और हम तुरंत उसे पकड़ लें। सिस्टम दो, स्लो थिंकिंग, यह सोच समझकर लॉजिक के साथ फैसले लेने वाला सिस्टम है। जब हम गणित का कठिन सवाल हल करते हैं या किसी जटिल फैसले पर सोचते हैं, तब सिस्टम दो काम करता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी बिना सोचे समझे कोई चीज खरीदी और बाद में पछताया? क्या कभी आपको लगा कि आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और बाद में गलत साबित होते हैं? अगर हाँ, तो यह किताब आपकी मदद कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने दिमाग के इन दोनों सिस्टम्स को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। कब हमें जल्दी फैसला लेना चाहिए और कब सोचने में समय लगाना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, कैसे हम बेहतर फैसले लेकर अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। इस किताब से हमें यह समझ आता है कि तेज सोचना बुरा नहीं है, लेकिन हर बार इस पर निर्भर रहना सही नहीं। धीरे सोचना मुश्किल होता है, लेकिन इससे हम गलतियों से बच सकते हैं। भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले कई बार गलत साबित हो सकते हैं। बड़े फैसलों के लिए हमें लॉजिक और तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि कब उसे अपने फास्ट थिंकिंग से बाहर आकर स्लो थिंकिंग अपनानी चाहिए। तो सोचने का तरीका बदलें, फैसले बेहतर बनाएं और अपनी जिंदगी को सही दिशा दें। अगर आपको ये बातें रोचक लगीं, तो सोचिए, क्या होगा अगर आप अपने फैसले 10 गुना बेहतर बना सकें? क्या होगा अगर आप अपनी गलतियों से सीखकर एक स्मार्ट डिसीजन मेकर बन जाएं? यही सब हम इस किताब में आगे सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह विषय कैसा लगा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस किताब के पहले अध्याय की ओर, जिसका नाम है हमारा दिमाग हमें कैसे धोखा देता है। इसे मिस मत कीजिए। चैप्टर 1, हमारा दिमाग हमें कैसे धोखा देता है। अब एक और दिलचस्प सवाल, अगर एक तालाब में कमल के पत्ते हर दिन 2 गुने होते हैं और पूरे तालाब को ढकने में 48 दिन लगते हैं, तो आधे तालाब को ढकने में कितने दिन लगेंगे? अगर आपके दिमाग में 24 दिन का जवाब आया, तो यह आपके तेज सोचने वाले दिमाग का धोखा है। सही जवाब 47 दिन है, क्योंकि अंतिम दिन यह अपने पूरे आकार से 2 गुना हो जाता है। अब इस तरह की गलती क्यों होती है? इसका जवाब है कॉग्निटिव बायस, यानी हमारी सोच में मौजूद स्वाभाविक भ्रम। हमारा दिमाग कई बार शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है, जिससे हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। रोहन को शेयर मार्केट में निवेश करना था। उसने बिना ज्यादा रिसर्च किए एक स्टॉक में पैसा लगा दिया, क्योंकि उसके दोस्त ने कहा था कि यह स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रोहन को लगा कि अगर सब कह रहे हैं कि यह स्टॉक अच्छा है, तो यह सही ही होगा। लेकिन कुछ महीनों बाद उस स्टॉक की कीमत गिर गई और रोहन को नुकसान हुआ। अब यहाँ क्या हुआ? रोहन का तेज सोचने वाला दिमाग
हर्ड मेंटालिटी यानी भीड़ के साथ चलने की मानसिकता में आ गया। उसने बिना सोचे समझे बस दूसरों की बातों पर भरोसा कर लिया। अगर उसने धीमे सोचकर रिसर्च की होती तो शायद वह समझ जाता कि यह निवेश सही नहीं था। तो इसका समाधान क्या है? तेज फैसलों से पहले एक बार ठहरें। अगर कोई चीज बहुत आसान या सही लग रही है तो दोबारा सोचें। तथ्यों पर ध्यान दें। केवल भावनाओं और दूसरों की राय पर भरोसा करने की बजाय लॉजिक से सोचें। हर चीज को संदेह की नजर से देखें। जो भी जानकारी मिले उस पर सोचें कि यह सही है या सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम। अब यहाँ सबसे अहम सवाल, क्या हम अपने दिमाग को इस धोखे से बचा सकते हैं? जी हाँ, और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। अगर हम अपने तेज और धीमे दिमाग को पहचानना सीख लें तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे पूर्वाग्रहों बायसेस से प्रभावित होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अध्याय 2, तेज और धीमी सोच। हमारे दिमाग की दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक हिस्सा तेजी से सोचता है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है और बिना ज्यादा सोचे फैसले लेता है। दूसरा हिस्सा धीमा है, सोच समझकर चलता है और निर्णय लेने से पहले हर पहलू पर विचार करता है। अब जरा एक सवाल पर गौर करें। मान लीजिए एक बैट और एक बॉल की कीमत कुल 110 रुपए है। बैट बॉल से 100 रुपए ज्यादा महंगा है। तो बताइए बॉल की कीमत कितनी होगी? अगर आपके दिमाग में तुरंत 10 रुपए का जवाब आया तो यह सिस्टम एक की तेज सोच का नतीजा है। लेकिन सही जवाब 5 रुपए है, जिसे निकालने के लिए थोड़ी गणना करनी पड़ेगी और यह सिस्टम 2 की धीमी सोच का हिस्सा है। अब यही चीज हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर भी लागू होती है। जब हम बिना सोचे समझे कोई चीज खरीद लेते हैं, कोई राय बना लेते हैं या किसी इंसान के बारे में तुरंत धारणा बना लेते हैं, तब हमारा तेज दिमाग काम कर रहा होता है। लेकिन जब हम किसी बड़े निर्णय पर विचार करते हैं, जैसे घर खरीदना, बिजनेस शुरू करना या किसी जटिल समस्या को हल करना, तब हमारा धीमा दिमाग सक्रिय होता है। अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल आता है, क्या यह अच्छा है या बुरा? अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रमेश और सुरेश एक ही ऑफिस में काम करते हैं। रमेश बहुत जल्दी फैसले लेता है, चीजों को बिना ज्यादा सोचे समझता है और तुरंत प्रतिक्रिया देता है। दूसरी तरफ सुरेश किसी भी चीज को गहराई से समझने की कोशिश करता है, लॉजिक से सोचता है और फिर निर्णय लेता है। एक दिन दोनों को एक नया प्रोजेक्ट मिला। रमेश ने बिना ज्यादा सोचे समझे काम शुरू कर दिया, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उसे बार बार बदलाव करने पड़े। वहीं सुरेश ने पहले पूरी योजना बनाई, संभावित गलतियों पर विचार किया और फिर काम शुरू किया। नतीजा यह निकला कि सुरेश का काम ज्यादा प्रभावी और त्रुटि मुक्त था। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हर स्थिति के लिए तेज और धीमी सोच का सही संतुलन होना जरूरी है। अगर हम सिर्फ तेज सोच पर निर्भर रहते हैं तो हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं, लेकिन अगर हम हर छोटी चीज को लेकर धीमे सोचेंगे तो हमारी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी। तो अब सवाल उठता है कि हम इस सोच को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अध्याय 3, भ्रम और वास्तविकता। क्यों हमारा दिमाग गलत अनुमान लगाता है? अब जरा सोचिए, आप एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं और अचानक आपको हर जगह वही कार दिखने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्या सच में अचानक सड़क पर उन गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, या फिर यह सिर्फ आपका दिमाग खेल खेल रहा है? इसे बायस कहा जाता है, यानी हमारी सोच में मौजूद स्वाभाविक भ्रम। हमारा दिमाग अक्सर वही चीजें देखने लगता है जिस पर हम ध्यान देते हैं। इसे रेसेंसी बायस कहा जाता है। जब हम किसी चीज पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो हमारा दिमाग उसे हर जगह ढूंढने लगता है। अब इसका असर सिर्फ कार खरीदने तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर फैसले पर लागू होता है। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। सुमित एक बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने ऑनलाइन एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत पैसा है। उसे यह इतना सही लगा कि उसने बिना ज्यादा सोचे समझे उसी पर ध्यान लगा दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखने से सफलता नहीं मिलती, उसमें धैर्य, सही रणनीति और मेहनत भी जरूरी है। यहाँ सुमित का दिमाग कन्फर्मेशन बायस का शिकार हुआ। वह वही जानकारी इकट्ठा करने लगा जो उसके विश्वास को सही साबित करे। उसने उन चुनौतियों को नजरअंदाज कर दिया जो इस फील्ड में आती हैं। अब इसका समाधान क्या है? खुद को चुनौती दें।
जब भी कोई विचार आपको सही लगे, उसके विपरीत तर्क भी खोजें। हर तथ्य की जांच करें। यह सोचें कि कहीं आपका दिमाग आपको सिर्फ वही दिखा रहा है जो आप देखना चाहते हैं। दूसरों से सवाल पूछें। किसी भी बड़े फैसले से पहले एक्सपर्ट्स की राय लें। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा दिमाग बहुत ही ताकतवर है, लेकिन कभी कभी यह हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। इसीलिए हमें अपनी सोच पर लगातार काम करना होगा। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हम कैसे अपने दिमाग को बेहतर फैसले लेने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। अध्याय 4, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को संतुलित कैसे करें। अब तक हमने समझा कि हमारा दिमाग 2 सिस्टम में काम करता है। सिस्टम 1 तेजी से सोचने वाला, भावनात्मक, और सिस्टम 2 धीरे सोचने वाला, तार्किक। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम इन दोनों को संतुलित कर सकते हैं? क्या हम यह तय कर सकते हैं कि कब हमें जल्दी फैसले लेने चाहिए और कब हमें गहराई से सोचने की जरूरत है? सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक सामने से एक बच्चा दौड़कर आ जाता है। आप बिना कुछ सोचे झट से ब्रेक दबा देते हैं। यह सिस्टम 1 का काम है। अब दूसरी स्थिति देखिए, आप किसी बड़ी नौकरी का ऑफर पाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको शहर बदलना पड़ेगा। क्या आप तुरंत हाँ कह देंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम 2 एक्टिव होगा और आप फायदे नुकसान का विश्लेषण करेंगे। अगर हमारा जीवन सिर्फ सिस्टम 1 पर चलता तो हम बहुत सारी गलतियां करते और बिना सोचे समझे निर्णय लेते। वहीं अगर हम सिर्फ सिस्टम 2 का उपयोग करते तो हमारा हर फैसला इतना धीमा होता कि हम बहुत सारी अच्छी संभावनाओं को खो देते। इसलिए सही रणनीति यह है कि हम सही समय पर सही सिस्टम का इस्तेमाल करें। अब सवाल उठता है कि हम सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को संतुलित कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है स्टॉप एंड थिंक। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, खुद से पूछिए, क्या मैं ये फैसला जल्दबाजी में ले रहा हूं? क्या मुझे इस पर और सोचने की जरूरत है? अगर जवाब हाँ है तो सिस्टम 2 को एक्टिव करें और गहराई से सोचें। दूसरा तरीका है डेटा और फैक्ट्स पर ध्यान देना। जब हम किसी चीज को सिर्फ अपनी भावनाओं के आधार पर मान लेते हैं तो हम गलती कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम किसी भी फैसले से पहले डेटा और तथ्यों को जांचें। उदाहरण के लिए, यदि कोई बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है तो बिना रिसर्च किए उस पर निवेश न करें। तीसरा तरीका है धीरे और ध्यान से पढ़ना। जब भी हम कोई जानकारी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, हमारा दिमाग उसे सतही रूप से समझता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं और सोचते हैं तो हमारा सिस्टम 2 एक्टिव हो जाता है और हम चीजों को बेहतर समझते हैं। चौथा तरीका है इमोशनल डिसीजन से बचना। कई बार हम गुस्से, डर या खुशी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में हमारे लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। अगर आप किसी महत्वपूर्ण फैसले के दौरान बहुत ज्यादा उत्साहित, डरे हुए या परेशान महसूस कर रहे हैं तो कुछ समय रुकें, अपने इमोशंस को शांत होने दें और फिर फैसला करें। पांचवा और सबसे जरूरी तरीका है रिफ्लेक्शन और फीडबैक। जब भी कोई फैसला लें, कुछ समय बाद यह विश्लेषण करें कि यह फैसला कैसा रहा। क्या यह सही था? अगर नहीं तो गलती कहाँ हुई? ऐसा करने से हम धीरे धीरे अपने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को बेहतर तरीके से मैनेज करना सीख सकते हैं। संक्षेप में कहें तो हमें यह सीखना होगा कि कब हमें तुरंत एक्शन लेना है और कब हमें ठहर कर सोचना है। दोनों सिस्टम की अपनी ताकतें हैं और अगर हम इन्हें सही तरह से संतुलित करना सीख लें तो हम अपने जीवन में ज्यादा अच्छे और सही फैसले ले सकते हैं। अध्याय 5, फैसले लेने में भावनाओं की भूमिका। अब जरा सोचिए, आपने कभी बिना ज्यादा सोचे समझे कोई चीज खरीद ली और बाद में पछताया, या कभी किसी मौके को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि आपको डर लग रहा था? यह सिर्फ आपके साथ नहीं होता, हम सब अपने फैसलों में भावनाओं से प्रभावित होते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रवि एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने दोस्तों को बताया तो किसी ने कहा कि यह बहुत रिस्की है, किसी ने कहा कि इसमें ज्यादा कमाई नहीं होगी। रवि को डर लगने लगा और उसने अपना सपना छोड़ दिया। अब सोचिए, क्या दोस्तों की राय गलत थी? जरूरी नहीं, लेकिन रवि का दिमाग डर और असुरक्षा की भावना से प्रभावित हो गया। वह यह समझ ही नहीं पाया कि हर बिजनेस में जोखिम होता है, लेकिन सही प्लानिंग से इसे कम किया जा सकता है। यही समस्या ज्यादातर लोगों के साथ होती है। हम फैसले तर्क से लेना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग भावनाओं से घिरा होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे कैसे संभालें? भावनाओं को पहचानें। जब भी कोई बड़ा फैसला लें, पहले यह सोचें कि इसमें आपका डर, गुस्सा, उत्साह या कोई और भावना कितनी हावी हो रही है। दूसरा दृष्टिकोण अपनाएं। खुद से पूछें, अगर यह फैसला कोई और लेता तो मैं उसे क्या सलाह देता? इंतजार करें,
भावनाओं में बहकर तुरंत फैसला ना लें। अगर कोई फैसला बहुत बड़ा है तो 1-2 दिन का समय लें और फिर सोचें। अब यहाँ सबसे अहम सवाल, क्या हम पूरी तरह भावनाओं से मुक्त होकर फैसले ले सकते हैं? नहीं, लेकिन हम उन्हें संतुलित कर सकते हैं और यही हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हमारे दिमाग में मौजूद पूर्वाग्रह, बायस, कैसे हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अध्याय 6, सोच में मौजूद अदृश्य जाल, बायस कैसे हमें गुमराह करता है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब असल में करने जाते हैं तो उतने अच्छे नहीं निकलते? इसे ओवर कॉन्फिडेंस बायस कहा जाता है। हम अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। अमन ने शेयर मार्केट में कुछ वीडियो देखे और उसे लगा कि उसे सब कुछ समझ आ गया है। उसने अपने पैसे निवेश कर दिए बिना सही रिसर्च किए। कुछ समय तक उसे फायदा हुआ, लेकिन फिर एक दिन अचानक बाजार गिरा और उसका पैसा डूब गया। यहाँ अमन का दिमाग ओवर कॉन्फिडेंस बायस का शिकार हुआ। उसे लगा कि थोड़ी जानकारी ही काफी है, जबकि सच्चाई यह थी कि उसे इस क्षेत्र की गहरी समझ नहीं थी। अब यही गलती हम सभी कभी न कभी करते हैं। और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस ही नहीं, कई और तरीके हैं जिनसे हमारा दिमाग हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। एंकरिंग बायस, जब हम किसी चीज को लेकर पहली बार कोई जानकारी सुनते हैं तो वही हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाती है, फिर चाहे वह सही हो या गलत। अवेलेबिलिटी बायस, हम उन्हीं चीजों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो हमें आसानी से याद आ जाएं, भले ही वे पूरी तरह सच न हो। कंफर्मेशन बायस, हम उन्हीं बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं जो हमारे विश्वासों से मेल खाती हों और बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं। अब इससे बचने का तरीका क्या है? हर जानकारी को दोबारा जांचें। सिर्फ इसलिए किसी चीज को सच न माने क्योंकि आपने उसे कई बार सुना है। अपने फैसलों पर सवाल उठाएं। सोचें कि कहीं आप सिर्फ अपने पुराने विचारों को सही साबित करने के लिए तो कोई फैसला नहीं ले रहे। अलग अलग स्रोतों से सीखें, नई चीजों को जानें, एक्सपर्ट से राय लें और अपने नजरिए को बड़ा करें। अब यहाँ सबसे जरूरी बात, अगर हम अपने सोचने के तरीके में सुधार कर लें तो हम अपने जीवन में बेहतर और समझदारी भरे फैसले ले सकते हैं। और अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक पूरा होने पर द कॉन्फिडेंस बुक सुन सकते हैं। इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम सोच समझकर और सही फैसले ले सकें। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको अब तक कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 7, तेज सोच बनाम धीमी सोच। हमारा दिमाग दो अलग अलग तरह से काम करता है। एक तरफ तेज, स्वचालित और भावनात्मक सोच सिस्टम 1 है और दूसरी तरफ धीमी, तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच सिस्टम 2। ये दोनों सिस्टम हमारे रोजमर्रा के फैसलों को नियंत्रित करते हैं और हमारी सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि कब हमें तेज सोच पर निर्भर करना चाहिए और कब हमें धीमी सोच को अपनाना चाहिए। सिस्टम 1 हमारी सहज बुद्धि, इंट्यूशन से जुड़ा होता है। यह बिना ज्यादा सोचे समझे त्वरित निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए, जब हम चलते हुए अचानक किसी गड्ढे को देखते हैं और बिना सोचे समझे कूद जाते हैं तो यह सिस्टम 1 का काम है। इसी तरह जब हम किसी का चेहरा देखते ही पहचान जाते हैं या बिना ज्यादा सोचे कोई शब्द पढ़ लेते हैं तो यह भी सिस्टम 1 के कारण ही संभव होता है। यह प्रणाली बहुत तेज होती है और हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करती है, लेकिन समस्या यह है कि यह हमेशा सही नहीं होती। कई बार हमारा दिमाग भ्रमित होकर जल्दबाजी में गलत निष्कर्ष निकाल लेता है। वहीं सिस्टम 2 सोचने, विश्लेषण करने और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए जिम्मेदार होता है। जब हम कोई गणितीय सवाल हल करते हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं या कोई रणनीति बनाते हैं तो हमारा सिस्टम 2 सक्रिय होता है। यह धीमा है लेकिन अधिक सटीक और तार्किक है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह गलतियों को कम करता है और हमें ठोस निर्णय लेने में मदद करता है। लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। यह ज्यादा ऊर्जा और समय लेता है, जिससे कई बार हम आलस या थकान के कारण इसे सक्रिय करने से बचते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें इन दोनों सिस्टम्स का संतुलन कैसे बनाना चाहिए। जब कोई त्वरित निर्णय लेना हो, जैसे किसी आपातकालीन स्थिति में, तो सिस्टम 1 बेहतर काम करता है। लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, जैसे करियर का चुनाव, निवेश का फैसला,
या जीवन से जुड़े बड़े निर्णय, तब हमें सिस्टम 2 को सक्रिय करना चाहिए। समस्या तब आती है जब हम उन परिस्थितियों में भी सिस्टम 1 का उपयोग करते हैं जहां सिस्टम 2 की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पहली मुलाकात में ही हमें बहुत अच्छा या बहुत बुरा लगने लगे, तो ये हमारा सिस्टम 1 काम कर रहा होता है, जबकि वास्तविकता में हमें गहराई से सोचने और व्यक्ति को समझने की जरूरत होती है। हमें यह सीखना होगा कि कब तेज सोच का उपयोग करना है और कब धीमी सोच की जरूरत है। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो खुद से पूछें, क्या यह फैसला मैं जल्दबाजी में ले रहा हूं? क्या मुझे इस पर और सोचने की जरूरत है? इस सवाल का जवाब ही यह तय करेगा कि हमें सिस्टम 1 पर निर्भर रहना चाहिए या सिस्टम 2 को सक्रिय करना चाहिए। एक सही संतुलन ही हमें बेहतर और समझदारी भरे फैसले लेने में मदद कर सकता है। अध्याय 8, अनुमान लगाने में हमारे दिमाग की गलतियां। हमारा दिमाग तेजी से निर्णय लेने के लिए बना है। यह हर दिन लाखों सूचनाओं को फिल्टर करता है और बहुत कम समय में निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में अनुमान लगाने की यह क्षमता कई बार हमें धोखा भी दे सकती है? हम अक्सर अपनी सोच में कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। यही वजह है कि कई बार हम गलत फैसले ले लेते हैं, गलत निवेश कर बैठते हैं या किसी व्यक्ति को बिना सही जानकारी के जज कर लेते हैं। हमारे दिमाग की एक बड़ी गलती है हेरिस्टिक्स यानी शॉर्टकट के जरिए फैसले लेना। यह तब होता है जब हम बिना गहराई से सोचे किसी चीज को अपने पहले से बने अनुभवों या धारणाओं के आधार पर तय कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी बारिश के दिन सड़क पर एक्सीडेंट देखा है तो आपको लगेगा कि बारिश में गाड़ी चलाना हमेशा खतरनाक होता है। लेकिन वास्तव में हर बार बारिश में एक्सीडेंट नहीं होते। यह बस हमारा दिमाग एक उदाहरण को पूरी सच्चाई मान लेता है। एक और आम गलती है कंफर्मेशन बायस, यानी हम उन्हीं सूचनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमारे पहले से बने विचारों को सही साबित करें। मान लीजिए कि आपको लगता है कि कोई खास ब्रांड की कार बहुत खराब है, तो आप हमेशा उसी तरह की खबरों और अनुभवों को ज्यादा नोटिस करेंगे जो इस विचार को मजबूत करें। अगर कोई आपको उस कार के अच्छे फीचर्स के बारे में बताए तो आप उसे नजरअंदाज कर देंगे। अब एक और दिलचस्प गलती समझते हैं जिसे अवेलेबिलिटी बायस कहा जाता है। यह तब होता है जब हम उन्हीं चीजों को सच मान लेते हैं जो हमारे दिमाग में सबसे आसानी से याद आ रही होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको टीवी पर बार बार विमान दुर्घटनाओं की खबरें देखने को मिलती हैं, तो आपको लग सकता है कि हवाई यात्रा बहुत खतरनाक है, जबकि वास्तविकता में कार एक्सीडेंट की संभावना कहीं ज्यादा होती है। लेकिन चूंकि हवाई दुर्घटनाओं की खबरें ज्यादा दिखती हैं, इसलिए हमारा दिमाग इसे ज्यादा बड़ा खतरा मान लेता है। अब सवाल उठता है कि इन गलतियों से बचा कैसे जाए? सबसे पहले जब भी कोई फैसला लें तो थोड़ा रुककर सोचें, क्या मैं सिर्फ अपनी धारणा के आधार पर यह तय कर रहा हूं? क्या मैंने सारी जानकारी पर विचार किया है? जब भी कोई बहुत आसान या बहुत तेज समाधान दिखे तो उस पर दोबारा सोचें, क्या यह वास्तव में सच है या यह बस मेरे दिमाग का खेल है? अगर हम अपनी सोच की इन गलतियों को पहचान लें तो हम बेहतर और समझदारी भरे निर्णय ले सकते हैं। अनुमान लगाना हमारे दिमाग की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन सही जानकारी और सोच की स्पष्टता से हम इन गलतियों को कम कर सकते हैं और अपने फैसलों को और सटीक बना सकते हैं। अध्याय 9, एंकरिंग प्रभाव। क्यों हमारा पहला इंप्रेशन हमें नियंत्रित करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी चीज की कीमत का अंदाजा लगाते समय आप क्यों अक्सर पहले बताए गए नंबर के आधार पर सोचते हैं? या फिर जब किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उसका पहला इंप्रेशन आपके दिमाग में क्यों गहराई से बैठ जाता है? इसका कारण है एंकरिंग प्रभाव। यह एक मानसिक पूर्वाग्रह कॉग्निटिव बायस है, जिसके कारण हमारा दिमाग पहली बार मिली जानकारी को एक एंकर यानी लंगर की तरह पकड़ लेता है और आगे की सभी सोच उसी आधार पर करता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी शोरूम में एक घड़ी खरीदने जाते हैं। दुकानदार सबसे पहले आपको एक बेहद महंगी घड़ी दिखाता है जिसकी कीमत चीप चास होती है। आप सोचते हैं कि यह तो बहुत ज्यादा महंगी है। फिर वह आपको T15 की घड़ी दिखाता है और आपको लगता है कि यह काफी सस्ती है। लेकिन असल में अगर आपको पहले T50 वाली घड़ी नहीं दिखाई जाती तो हो सकता है कि T15 की घड़ी भी आपको महंगी लगती। यहाँ पहला नंबर यानी टॉप 50 एक एंकर की तरह काम कर रहा है और आपके दिमाग को नियंत्रित कर रहा है। यही एंकरिंग प्रभाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई जगह देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी सेल में कुछ खरीदते हैं
तो डिस्काउंट के पहले वाली कीमत को देखकर हमें लगता है कि हमने बहुत बचत कर ली, जबकि असल में कीमत पहले ही बढ़ा दी गई थी। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपको पहले बता दे कि फलाना इंसान बहुत गुस्सैल है, तो जब आप उससे मिलेंगे तो क्या होगा? आपका दिमाग पहले से तैयार रहेगा कि वह गुस्से वाला व्यक्ति होगा, और अगर वह हल्की फुल्की नाराजगी भी दिखाए तो आप तुरंत मान लेंगे कि वह वास्तव में गुस्सैल है। यह भी एंकरिंग प्रभाव का ही एक उदाहरण है। हम इसे बड़ी नीतिगत और आर्थिक फैसलों में भी देख सकते हैं। मसलन, जब कोई सरकार या मीडिया किसी बड़ी संख्या या घटना को बार बार दोहराती है, तो लोग उसे सच मानने लगते हैं और उनके विचार उसी के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। निवेश और व्यापार में भी यह प्रभाव गहरा होता है। मान लीजिए कि आपको बताया जाए कि किसी स्टॉक की कीमत पहले 500 थी और अब 300 हो गई है, तो आपको यह एक अच्छा सौदा लगेगा, भले ही असल में उस स्टॉक की सही वैल्यू सिर्फ 200 हो। तो इससे बचने का तरीका क्या है? सबसे पहले, जब भी आपको कोई संख्या, कीमत या जानकारी दी जाए, तो उसे तुरंत सच मानने से पहले सोचें, क्या यह नंबर मेरी सोच को प्रभावित कर रहा है? क्या यह वास्तव में सही है या सिर्फ एक एंकर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? जब आप कोई नया निर्णय लें, तो कोशिश करें कि पहले से तय किए गए नंबर या पहली सूचना पर निर्भर न करें। चीजों का गहराई से विश्लेषण करें, अलग अलग स्रोतों से जानकारी लें और अपनी राय को बाहरी प्रभावों से बचाने की कोशिश करें। अगर आप इस मानसिक जाल को समझ गए, तो आप बेहतर फैसले ले सकेंगे और दूसरों के द्वारा नियंत्रित होने से बच पाएंगे। एंकरिंग प्रभाव को पहचानना ही इसे कमजोर करने का पहला कदम है। जब आप अगली बार किसी डील, बातचीत या नए इंसान से मिलें, तो अपने दिमाग से पूछें, क्या मैं सच में खुद सोच रहा हूं या मेरा पहला इंप्रेशन ही मेरी सोच को चला रहा है? अध्याय 10, लॉस एवर्जन, क्यों हम हारने से इतना डरते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हमें कुछ खोने का डर होता है, तो हम उससे बचने के लिए असामान्य रूप से प्रतिक्रिया देते हैं? सोचिए, आपने 1000 कमाए और किसी ने आपको बधाई दी, आप खुश होंगे। लेकिन अब अगर आपने 1000 गंवा दिए, तो क्या आपको उतना ही दुख होगा जितनी खुशी पैसे मिलने पर हुई थी? शायद नहीं। असल में नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। इसी मानसिक प्रवृत्ति को लॉस एवर्जन कहते हैं। यह हमारे दिमाग की सबसे गहरी और प्रभावशाली प्रवृत्तियों में से एक है, जो हमारे फैसलों और रोजमर्रा की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करती है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी नई जगह नौकरी का ऑफर मिलता है जो आपके वर्तमान काम से बेहतर है, लेकिन इस नए अवसर को अपनाने का मतलब होगा कि आपको अपनी पुरानी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हालांकि नया अवसर बेहतर हो सकता है, फिर भी आप इसे अपनाने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि आपको अपनी पुरानी नौकरी खोने का डर सताएगा। यही लॉस एवर्जन है, हमारे दिमाग का नुकसान से बचने की स्वाभाविक प्रवृत्ति। लॉस एवर्जन सिर्फ करियर या पैसे तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू में दिखता है। मान लीजिए कोई निवेशक एक ऐसा स्टॉक खरीदता है जो घाटे में जा रहा है। अब बजाय इसे बेचकर नुकसान को स्वीकार करने के, वह उसे लंबे समय तक होल्ड करता है, यह सोचकर कि शायद कीमत वापस बढ़ जाए। वह अपनी गलती मानने के बजाय घाटा सहता रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे नुकसान स्वीकार करना भारी लगता है। यही कारण है कि कई लोग खराब रिश्तों, गलत आदतों या असफल बिजनेस को छोड़ नहीं पाते। वे यह सोचकर चिपके रहते हैं कि अगर छोड़ दिया तो जो थोड़ा बहुत बचा है वह भी चला जाएगा। अब सवाल उठता है, हम लॉस एवर्जन से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नुकसान को पूरी तरह टालना नामुमकिन है। हम किसी भी चीज में पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते, इसीलिए हमें लॉस को स्वाभाविक मानकर उसे एक सीख की तरह अपनाना चाहिए। जब भी कोई निर्णय लें, तो खुद से पूछें, क्या मैं यह फैसला सच में फायदे को देखकर ले रहा हूं या सिर्फ नुकसान के डर से बचने के लिए? दूसरी बात, लॉस एवर्जन को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर हम छोटे नुकसान को स्वीकार कर लें और बड़ी तस्वीर पर ध्यान दें, तो हमारे निर्णय बेहतर होंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो शुरुआत में नुकसान होगा, लेकिन अगर वह लॉस एवर्जन की वजह से डरकर शुरुआत ही नहीं करेगा, तो आगे चलकर संभावित बड़े फायदों से भी वंचित रह जाएगा। लॉस एवर्जन को समझना और उस पर नियंत्रण पाना किसी भी व्यक्ति को बेहतर निर्णय लेने, साहसी बने और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने में मदद करता है। अगली बार जब आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो खुद से पूछें, क्या मैं सच में सही सोच रहा हूं या सिर्फ नुकसान के डर से रुका हुआ हूं? अगर आप इस डर को पार कर लेते हैं,
तो आप उन फैसलों की ओर बढ़ सकते हैं जो असल में आपकी सफलता और खुशी के लिए जरूरी है। निष्कर्ष, तेज सोच बनाम धीमी सोच। आपकी सफलता की चाबी। हमारा दिमाग दो तरीकों से काम करता है। सिस्टम 1 तेज सोच और सिस्टम 2 धीमी सोच। तेज सोच हमें त्वरित निर्णय लेने में मदद करती है, जबकि धीमी सोच हमें गहराई से सोचने और बेहतर फैसले लेने का मौका देती है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम गलत समय पर गलत सिस्टम का उपयोग करने लगते हैं। तेज सोच कभी कभी हमें भ्रमित कर सकती है, पूर्वाग्रह से भर सकती है और हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है जो हमारी सफलता के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। दूसरी ओर, अगर हम हर छोटी बात पर ज्यादा सोचेंगे तो हम अवसरों को खो देंगे और जरूरत से ज्यादा संकोच करने लगेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि हम अपने दिमाग के दोनों सिस्टम को संतुलित तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। अब सवाल उठता है, इस किताब से हमें क्या सीखने को मिला? हमारा दिमाग हमेशा तार्किक नहीं होता। कई बार हम बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं जो बाद में गलत साबित होते हैं। हम अनुमान लगाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। पूर्वाग्रह और भ्रम हमारी सोच को प्रभावित कर सकते हैं। पहला इंप्रेशन हमें नियंत्रित करता है। एंकरिंग प्रभाव के कारण हम शुरुआत में मिले किसी भी नंबर या जानकारी से प्रभावित हो जाते हैं। हम हारने से बहुत डरते हैं। लॉस एवर्जन हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है और कई बड़े अवसरों से दूर कर देता है। हमारे सोचने के तरीके को सुधार कर हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि कौन सा सिस्टम कब इस्तेमाल करना है। अब सवाल यह भी है कि हम इस सीख को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। खुद से पूछें, क्या मैं तेज सोच सिस्टम 1 का इस्तेमाल कर रहा हूं, जबकि मुझे धीमी सोच सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना चाहिए। अनुमान लगाते समय यह सोचें कि क्या आपका दिमाग किसी भ्रम या पूर्वाग्रह का शिकार हो रहा है। कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत उसे सच न माने, बल्कि उस पर दोबारा सोचें और वैकल्पिक दृष्टिकोण भी देखें। लॉस एवर्जन से बचने के लिए दीर्घकालिक सोच अपनाएं। हर नुकसान को सीखने का मौका समझें। अब आगे क्या पढ़ें? अगर आपको यह किताब पसंद आई तो आपको कुछ और बेहतरीन किताबें पढ़नी चाहिए जो आपकी सोच को और मजबूत करेंगे। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। पैसे और निवेश को समझने के लिए बेहतरीन किताब। एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। छोटे बदलावों से बड़ी आदतें बनाने की साइंस। स्टार्ट विथ व्हाई, साइमन सिनेक। महान लीडर्स और बिजनेस कैसे सफल होते हैं। डोंट वरी मेक मनी, रिचर्ड कार्लसन। पैसे कमाने और खुश रहने के आसान तरीके। हर किताब हमें सोचने का एक नया तरीका सिखाती है। इसलिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन किताबों की समरी ला सकें। अब अगली किताब कौन सी होनी चाहिए, कमेंट में बताइए।